नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एमसीक्यूज हिंदी में हम लाए हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बिल्कुल है। और अभी के समय के लिए हर कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, चलिए इससे जुड़े हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर जो हमेशा पूछे जाते हैं उनसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ओके, कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, जैसा कि आप सभी को जानते हैं। इस दिन भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री कौन हुए, वो जैसा कि आप जान रहे हो, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे। उन्होंने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर, किनके लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ओके, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें माय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने यह रखा हुआ है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, यानी कि 1885 की बात करें तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, वो आपको बताना है। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम, और ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। के चारों का दिया गया। चारों में से जो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यानी कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वो किसकी पहल से की गई थी, वो की गई थी ए ओ ह्यूम से। ओके, ए ओ ह्यूम की कुछ मुख्य बातों को चलिए जानते हैं। स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी ए ओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए ओ ह्यूम को उनके जीते जी कभी कांग्रेस के संस्थापक का दर्जा नहीं मिला। उनकी मौत के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। गेसिंग आपके कंटिन्यू रहना चाहिए, प्लस आपका कमेंट सेक्शन में भी यदि आपका जिन भी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा आप बिल्कुल उसमें दीजिए। ओके, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देने से बहुत याद, यानी कि हमेशा हमेशा याद रहता है। कहते हैं ना कि पढ़ने से ज़्यादा लिखने से ज़्यादातर किसी भी चीज़ को याद रहता है। तो आपको आई होप लिखते ही जाना चाहिए कमेंट में, ये सबसे अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ओके, का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इनसे जुड़े हर वो छोटे से छोटे पॉइंट्स और बड़े से बड़े पॉइंट को मैंने कवर किया है, और ये सारा का सारा आपको इसमें देखने को प्राप्त होगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल आते ही आते हैं और इन्हीं में से पूछे गए हैं, और हो सकता है पूछे जाए वापस रिपीटेड। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं फिर से इन्हें। ऑप्शन ए आपके पास है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको पूछना है। ओके, ये कब और कहाँ किया गया था, क्योंकि इतना तो बेसिक पता होना चाहिए ना। ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, या ऑप्शन बी की बात करें 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में हुआ था, या ऑप्शन सी की बात करें 25 दिसंबर 1885 को सूरत में हुआ था, या ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में हुआ था, ये बताना। तो जैसे कि उत्तर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सही जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। वो क्यों होगा, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। ओके, जी हाँ, दिलचस्प है इतिहास। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ था, तो वो बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में लगभग 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे मुंबई नाम से जानते हैं, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए जा रही है। किस चीज़ की बात की जाए जा रही है इस क्वेश्चन में, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता इनके द्वारा रखी गई थी। ओके, इनके द्वारा की गई थी। चलिए व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे कि इनका समय अवधि हम देख सकते हैं 29 दिसंबर 1844 से लेकर के 21 जुलाई 1906 तक रहा। जैसा कि पिक में थोड़ा धुंधला आप सबको दिख सकता है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट में बैरिस्टर योमेश चंद्र बनर्जी पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। जो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कांग्रेस पार्टी आज सोनिया राहुल संभाल रहे हैं, इसकी नींव कभी इन्हीं ने ही रखी थी। तो न कि दादा भाई नौरोजी और न ही श्री राघवाचार्य और न ही फिरोज शाह मेहता के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता हो कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे।
ओके, क्योंकि आर्य समाज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं ओके इतिहास में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप जैसा कि देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो आप ऑप्शन देख के ही जान रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 को यानी कि 1875 को गिरगांव में, जो कि मुंबई में है, तो वहाँ मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा जैसे मुद्दों के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर आपका आ गया है। 5वां नंबर क्या बोलता है आपसे कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी वो बताना है। तो राजा राम मोहन द्वारा, जहाँ पर इनका नाम आएगा सीधे ब्रह्म समाज का ही इनमें आएगा आपका माइंड में, क्योंकि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई थी। ओके, आइए इनसे जुड़े मुख्य बातों को जानें। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना था तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो कि आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके ना, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है वर्नाक्यूलर, ओके, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वो बताइए किसके शासन में पारित किया गया था। ओके, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, या ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल्स। ओके, तो ये जो पूछा गया है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्यों जवाब होगा बताती हूँ। लॉर्ड लिटन इसका जो सही जवाब होगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के शासन के में पारित किया गया था। ओके, यानी कि ये जो प्रेस एक्ट निकाला गया था ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे निकाला गया था। उस समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया। यहाँ की बात करें तो लॉर्ड कर्जन, और एक चीज़ है इसमें कि लॉर्ड, सब में आप देखेंगे कि लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, ये लॉर्ड का प्रयोग हमेशा अंग्रेज क्यों किया करते थे अपने समय में। शायद रीज़न यही क्योंकि अपने आप को वो लॉर्ड बताना चाहते थे। लॉर्ड मीन्स गॉड होता है, भगवान, क्योंकि उनकी भाषा में भगवान को ही बोला जाता था। वो भारतीयों के सामने इस चीज़ का रखना चाहते थे सामने सम्मुख के हम आपके लिए भगवान है, तो हमें हमेशा लॉर्ड करके हमारा सम्मान प्रदान करें। इसलिए उनके नाम के आगे हमेशा हमें देखने को प्राप्त होते हैं हिस्ट्री में ज़्यादातर लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब लॉर्ड लिटन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है माय फ्रेंड्स कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ओके, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूछी जा रही है। जैसा कि ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। ओके, महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर पूछता है आपसे कि यंग इंडिया, ओके, यंग इंडिया के लेखक कौन थे। तो यंग इंडिया के लेखक जो थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय यंग इंडिया के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। ओके, यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि इल्बर्ट विधेयक जो थे वो किस वायसराय, कौन से वायसराय उस समय थे उस काल में जिनके सामने ये पेश किया गया था इल्बर्ट विधेयक। तो वो उस समय लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ओके, इनका नाम ज़्यादा आता है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, ओके, लॉर्ड कैनिंग, इन सब के बारे में आपको अच्छे से मतलब एक छोटा छोटा हर लिंक के साथ ज्वाइंट करते हुए पता होना चाहिए। फिलहाल जो इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था, तो वो किस वायसराय के काल में किया गया था, वो किया गया था लॉर्ड रिपन के। ओके, इल्बर्ट विधेयक 9 फरवरी 1883 में समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था
और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। उससे पूर्व देश में 2 प्रकार के कानून चलते थे। पहला, प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजी कानून और ग्रामीण प्रदेशों में मुगल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। आज़ाद हिंद फौज। ओके, सारे क्वेश्चन आप देखिए खुद समझ रहे होंगे कि कितने पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी है जो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी दादा भाई नौरोजी। किनके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो भारत सेवक समाज के संस्थापक भी थे। ओके, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उग्र राष्ट्रवादिता, ओके, यानी भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो उदय का कारण क्या? ऑप्शन ए उदारवादियों की पद्धति से असंतोष था, या ऑप्शन बी धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण था, या ऑप्शन सी उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण थे। तो बिल्कुल सभी कारण थे। ओके, क्योंकि सभी का रीजन ही मिलकर के एक बड़ी चीज को चुनौती देता है। छोटी 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 कहते हैं चिंगारी मिलकर के ही एक आग का रूप ले लेता है। तो वही हाल है भारत में उग्र राष्ट्रीयता। ओके, इसका उदय होने का मुख्य कारण क्या था? ऑब्वियसली एक कारण नहीं था, अनेकों कारण थे। ये तो फिलहाल 3 ही दिए गए हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे कारण थे फिलहाल, इसीलिए इनका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था, जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा विभाजन की बात की जाए तो वो बंगाल का नाम आता ही आता है। और वो कब आता है? वो 1905 के दशक में आता है। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो वो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ऑब्वियसली उस समय किया गया था लॉर्ड कर्जन। ओके, किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए, वर्ष 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए बंगाल के पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा के समाधान के बहाने बंगाल को 2 भागों पश्चिमी यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला करके और पूर्वी यानी कि पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित किया। ध्यान रहे ये सन 1905 में किया गया था। आगे उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? ओके, उग्र राष्ट्रवादी जो हुआ था, राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो वो था, क्या बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था? तो बिल्कुल ये सभी साधन थे। क्या थे? ये सभी साधन थे, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है। वो क्या कहता है आपसे कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ओके, तो दक्षिण शिक्षा समाज, ओके, ध्यान में रखिएगा, दक्षिण शिक्षा समाज के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑब्वियसली सुनकर ही आप समझ गए होंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ओके, यानी कि लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, बाल गंगाधर तिलक। किनका है? बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल आपको ये भी याद रखना कि कथन किनका क्या कहा गया था। जरूरी नहीं कि आपसे यही कथन पूछा जाए यार, इनके द्वारा और भी कथन बहुत सारे दिए गए हैं। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिए गए हैं उनका भी आपको कथन को याद कर लेना चाहिए। ओके, देख लेना होगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपके, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ओके, कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो बताइए ये किसने कहा था? ये कहा गया था लाला लाजपत राय जी ने। ओके, लाला लाजपत राय जी ने, क्योंकि मुझ पर किया गया प्रहार लाठीचार्ज किया गया था ना, और जिनमें लाठीचार्ज के कारण उनकी मौत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी लाला हरदयाल जी के द्वारा। किनके द्वारा? लाला हरदयाल जी के द्वारा। अमेरिका में, कहाँ? अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल गदर पार्टी का स्थापना की गई थी।
कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता। ओके, उदारवादी और ऑब्वियसली उग्रवादी नेता से आप समझ गए, नरम दल और गरम दल का से रिलेटेड है। में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में किया गया था, या ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किस अधिवेशन में किया गया था वो भी जानना आपको जरूरी है। तो वो किया गया था सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा कब किया गया था, सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन किया गया था। ओके, जो कि नरम दल नेता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाल लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथ सिर्फ इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ते गए तथा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना रही है, ओके, हिस्ट्री का भी, जिसमें कि नाम जिनका हमेशा आता है भगत सिंह का, सरदार भगत सिंह जी का। तो बिल्कुल ये आप समझ गए होंगे। आई होप इस क्वेश्चन को तो देखते के साथ बिल्कुल माइंड में आ जाना चाहिए, सरदार भगत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माय फ्रेंड्स कि क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था। ओके, यानी क्रांतिकारी जो आंदोलन किया गया था तो तत्कालिक जो असफलता प्राप्त हुई उनको, उसका मुख्य कारण क्या था। तो क्या वो मुख्य कारण केंद्रीय संगठन का अभाव था, क्या वो मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति था, क्या वो मुख्य कारण उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था, क्या वो मुख्य कारण उपयुक्त सभी कारण था। तो सही उत्तर आप समझ गए हैं, उपयुक्त सभी कारण था, क्योंकि कारण एक नहीं होती है सफलताएं का। ओके, ये भी आप समझ रहे होंगे, कारण काफ़ी सारी थी जिनको मिल करके जो मिल करके तत्कालिक असफलता का कारण बनी क्रांतिकारी आंदोलन को। ओके, क्वेश्चन की और बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे कहता है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता यानी कि नरम दल और गरम दल में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था। कहा था ना कब और किस अधिवेशन में हुआ था, तो वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ समझौता जो कि कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है, वो कब हुआ था। ओके, तो वो हुआ था 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। तो 1916 में हमेशा याद रखिएगा लखनऊ समझौता हुआ था। ओके, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। ओके, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी मतलब कि बना सकती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट जिनके लिए फिर आंदोलन किए गए थे रॉलेट एक्ट बंद कराने के लिए, तो ऐसा क्यों किया गया था। तो रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था इसको निकालने के पीछे, तो उनको निकालने के पीछे ऑब्वियसली एक ही उद्देश्य था कि सरकार बिना मुकदमा बिना दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ओके, यानी कि बंदी कर सकती थी। तो ये जो एक्ट था ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही निकाला गया था, न कि अंग्रेजों के लिए। इसीलिए ये एक्ट बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसका बाद में चलकर बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी। ऑब्वियसली 1919 सबको तो याद रहता है, लेकिन 13 अप्रैल जरूर कुछ न कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना हुई थी। ओके, यानी कि जलियांवाला बाग की घटना की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय फ्रेंड्स, तो यह हंटर कमेटी। ओके, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी, तो वो की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ओके, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी बड़ा रहा हमारे इतिहास में और इससे जुड़े काफ़ी सारे चीज़ें क्वेश्चंस भी हमें देखने को प्राप्त होने भी चाहिए। और हंटर कमेटी जो थे तो इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए की गई थी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। ओके, तो वो था क्या, ऑप्शन ए सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना बिल्कुल था, ऑप्शन बी विदेशी माल का बहिष्कार करना बिल्कुल था, सरकारी वेतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना। ओके, क्योंकि ये भी बहुत जरूरत है, इसलिए उपयुक्त सभी कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं सही होगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी के सभी प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन कार्यक्रम था। ओके, यानी कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम यही सारे रीजंस थे।
चलिए असहयोग आंदोलन के मुख्य बातों को जान लेते हैं। असहयोग, जिन्हें हम नॉन कॉपरेशन के नाम से भी जानते हैं, आंदोलन का आरंभ जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया था कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं तथा उसमें यानी कि उसमें निहित सिन्हा भी शामिल थे और साथ ही साथ अंग्रेजों का कर न चुकाए। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग करने को कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस घटना के से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो वो किया था चोरी चोरा कांड के कारण। ओके, जो कि सब आप जानते होंगे, चोरी चोरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्योंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया मेरे फ्रेंड्स तो एक लाइक बिल्कुल कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको इसी वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए इसी तरीके का, तो आप पार्ट 2 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यदि चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।